राधा गोविंदकर बंगाल के जाने माने डॉक्टर थे। उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की। फिर आगे की पढ़ाई उन्होंने एडिनबरा यूनिवर्सिटी से की। वो गरीबों से फीस नहीं लेते थे, यहाँ तक कि जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो उन्हें दवा खरीदने के पैसे तक देते थे। कलकत्ता में प्लेग महामारी के दौरान कड़कती धूप में वो साइकिल से घूम घूम कर मरीजों का इलाज करते थे। उस समय कलकत्ता में कई बीमारियां पैर पसार रही थीं। अंग्रेजों का राज था। भारतीय लोगों को सही से इलाज नहीं मिल रहा था। अपने लोगों को बेहतर इलाज दिलाने के लिए राधा गोविंदकर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना देखा। इस आदमी की महानता देखिए। मेडिकल कॉलेज के सपने को पूरा करने के लिए ये अमीर लोगों की शादियों में जाते थे और वहाँ खड़े होकर लोगों से मेडिकल कॉलेज के लिए दान मांगते थे। बहुत सारे लोग इन्हें भिखारी समझ लेते थे और बहुत सारे लोग इन्हें पहचान भी जाते थे कि डॉक्टर साहब हैं। इनके पिता भी जाने माने डॉक्टर थे। लोग उन्हें दान दे देते थे। राधा गोविंदकर और उनके साथियों के अथक प्रयासों के बाद साल 1986 में बंगाल में एशिया का पहला प्राइवेट कॉलेज कलकत्ता स्कूल ऑफ मेडिसिन की स्थापना हुई। आगे चलकर इस कॉलेज का नाम राधा गोविंदकर के नाम पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रख दिया गया। गौरवशाली इतिहास रखने वाला ये मेडिकल कॉलेज आज सवालों के घेरे में है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की एक ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और उसकी निर्मम हत्या ने इंसानियत को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम सड़कों पर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, न्याय की मांग करते हैं, कठोर कानून बनाने की बातें होती हैं। हम ये मनाते हैं कि ये इस तरह की आखिरी घटना हो, पर नहीं, ये दोबारा होता है, हर दिन होता है और कई बार होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में भारत में 31,677 बलात्कार के मामले दर्ज हुए, यानी औसतन हर दिन 86 मामले। 2019 में हर 16 मिनट में एक बलात्कार की सूचना मिली। 2018 में तो ये आंकड़ा 15 मिनट का था। आपको क्या लगता है, इनमें से कितनों को न्याय नसीब हो पाता होगा? आंकड़े कहते हैं कि भारत में बलात्कार के दर्ज मामलों में से केवल 4 में से 1 में ही दोष सिद्धि हो पाती है। ऐसे में कोलकाता मामले में क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कोलकाता मामले में राज्य सरकार और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का जो रवैया रहा है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 31 साल की पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे की नाइट ड्यूटी पर थी। 8 अगस्त की रात में 11:15 पर पीड़िता ने अपनी मां को फ़ोन किया और बताया कि हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया है, आप लोग भी खाना खा लो और प्लीज़ ध्यान रखना कि पापा भी दवा वक्त से ले लें, मेरी चिंता मत करना। रात के करीब 12 बजे पीड़िता और फर्स्ट ईयर के 2 ट्रेनी पीजीटी डॉक्टर अर्का और सौमित्र ने एक साथ खाना खाया। इसके बाद तीनों सेमिनार हॉल में चले गए। उस रात पूरा भारत ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो करते हुए देख रहा था। पीड़िता भी अर्का और सौमित्र के साथ ओलंपिक देखने लगी। सेमिनार रूम के ठीक सामने स्लीप रूम है। ड्यूटी के वक्त डॉक्टर्स आराम करने के लिए इसी स्लीप रूम का उपयोग करते हैं। उस रात स्लीप रूम में एक पोलीसोमनोग्राफी टेस्ट चल रहा था जो 1:30-2 बजे के बीच खत्म हुआ। इस टेस्ट के बाद स्लीप रूम खाली हो गया। अर्का और सौमित्र सेमिनार हॉल से निकलकर स्लीप रूम में चले गए, जबकि पीड़िता सेमिनार हॉल में ही आराम करने लगी। उसे पढ़ाई भी करनी थी। पढ़ते पढ़ते वो सेमिनार हॉल में ही सो गई। रात के 3 बजे एक डॉक्टर ने पीड़िता को आखिरी बार सेमिनार हॉल में सोते हुए देखा। अर्का और सौमित्र के मुताबिक उन्होंने पीड़िता, जो कि उनकी सीनियर थी, उसे 2 बजे से लेकर सुबह तक परेशान नहीं किया, क्योंकि उस रात कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आई। 9 अगस्त की सुबह 9:15 बजे एक प्रोफेसर ने पीड़िता के बारे में पूछा। इसके बाद सौमित्र पीड़िता को बुलाने के लिए सेमिनार रूम में चला गया, जहां पीड़िता आराम कर रही थी। कोलकाता पुलिस की टाइमलाइन के मुताबिक 9:30 पर सौमित्र ने सेमिनार हॉल में दूर से ही देखा कि उसकी सीनियर अर्धनग्न अवस्था में मृत पड़ी है। इसके बाद उसने अपने कलीग्स और सीनियर डॉक्टर्स को पीड़िता की मौत की खबर दी। फिर इसकी खबर तत्काल एचओडी अरुणव दत्ता चौधरी और प्रिंसिपल संदीप घोष को दे दी गई। दैनिक भास्कर के मुताबिक एक स्टूडेंट ने बताया कि प्रिंसिपल संदीप घोष को इस घटना की जानकारी 9 अगस्त की सुबह 5 बजे ही मिल गई थी। स्टूडेंट ने अपनी पहचान उजागर न करने की शर्त पर दैनिक भास्कर को बताया कि घटना के समय बिल्डिंग में 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। एक गार्ड अपनी फैमिली में से किसी सदस्य का हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था। वो इमरजेंसी वार्ड के 3रे मंजिल पर गया, जहां उसने सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की लाश देखी। शायद उसी ने एचओडी या संदीप घोष को पीड़िता के बारे में खबर दी थी। खैर,
आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में पड़ी ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने की खबर ने पूरे हॉस्पिटल में तहलका मचा दिया। सभी सेमिनार हॉल की ओर दौड़ पड़े। कहा गया कि सेमिनार हॉल में डॉक्टरों और कर्मचारियों की भीड़ जमा हो गई। इससे वहां कई सबूतों के मिट जाने का खतरा बढ़ गया। फिर भी क्राइम सीन को सुरक्षित करने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। सेमिनार हॉल के पोडियम पर ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश पड़ी थी। उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे। उसके प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। यह भी दावा किया गया कि ट्रेनी डॉक्टर की गर्दन की हड्डी, कूल्हे की हड्डी और पसलियां टूटी हुई थीं। पीड़िता की लाश देखकर यह साफ समझ में आ रहा था कि पीड़िता की हत्या की गई है। पीड़िता की लाश के सिर के पास एक बंद लैपटॉप मिला, जिसके ऊपर एक डायरी और उसका मोबाइल फोन रखा हुआ था। लैपटॉप के पास ही पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर का टूटा हुआ चश्मा पड़ा था। इनके अलावा लाश के पास सर्जिकल मास्क, पानी की बोतल और एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी पड़ा हुआ था। लाश को नीले रंग की चादर से ढका गया था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कहा गया कि जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष मेडिकल कॉलेज पहुंचे, तब उन्होंने सेमिनार हॉल के अंदर पीड़िता की लाश के पास एक मीटिंग की। संदीप घोष को जब लगा कि स्टूडेंट्स इस घटना के बाद प्रदर्शन और हंगामा करने वाले हैं, तब संदीप घोष ने सुशांता रॉय और अविक डे जैसे रसूखदार लोगों को मेडिकल कॉलेज में बुला लिया और लाश के पास ही मीटिंग की। उस समय फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डेमोन्स्ट्रेटर देबाशीष सोम भी उनके साथी थे। इस मीटिंग में घटना को सुसाइड बताने की योजना तैयार की गई। दैनिक भास्कर के मुताबिक सुशांता रॉय, संदीप घोष और अविक डे एक ही लॉबी का हिस्सा हैं, जिसे नॉर्थ बंगाल लॉबी कहा जाता है। सुशांता रॉय, संदीप घोष और अविक डे, ये तीनों डॉक्टर श्यामपदा दास के खास बताए जाते हैं। श्यामपदा दास ममता बनर्जी के फैमिली डॉक्टर हैं। डॉक्टर सुशांता रॉय पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं और राज्य स्वास्थ्य विभाग के ओएसडी के पद से रिटायर हुए हैं। वहीं अविक डे पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के मेंबर और टीएमसी छात्र परिषद के एक्टिव मेंबर हैं। पुलिस के आने से पहले ही डॉक्टर सुशांता और डॉक्टर अविक आरजीकर हॉस्पिटल से निकल गए थे। इस मीटिंग के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित ताबदार ने सुबह 10:10 पर पुलिस को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लाश मिलने की खबर दे दी। 10:30 पर पुलिस आरजीकर हॉस्पिटल पहुंच गई। आरजीकर हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट द्वैपायन विश्वास को ट्रेनी डॉक्टर के परिवार, मीडिया, स्टूडेंट्स और डॉक्टरों के बीच ये बताने का काम दिया गया था कि ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या कर लिया है। पहले कहा जा रहा था कि द्वैपायन विश्वास ने सुबह 10:53 पर पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के घर पर फोन किया और बताया कि आपकी बेटी बीमार हो गई है, जल्दी मेडिकल कॉलेज आ जाइए। इसके कुछ ही मिनटों के बाद मेडिकल कॉलेज से एक महिला ने पीड़िता के घर फोन किया और बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, हॉस्पिटल आ जाइए। पर बाद में कुछ ऑडियो क्लिप वायरल हुई, जिनसे पता चला कि एक महिला असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने घटना वाले दिन यानी 9 अगस्त को आधे घंटे के भीतर पीड़िता के परिवार को 3 कॉल किए थे। बातचीत बंगाली में थी। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে पीड़िता के আসুন। परिवार को पहली कॉल सुबह 10:53 पर की गई थी, जो करीब 1 मिनट 46 सेकंड तक चली। महिला ने पीड़िता के माता पिता को फोन करके कहा कि मैं आरजीकर हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, क्या आप तुरंत हॉस्पिटल आ सकते हैं। पीड़िता के पिता के हॉस्पिटल आने की वजह पूछने पर महिला ने जवाब दिया कि आपकी बेटी की हालत ठीक नहीं है, हम उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हैं, क्या आप तुरंत आ सकते हैं। इस पर पिता जोर देकर पूछते हैं कि मेरी बेटी को हुआ क्या है। महिला कहती है कि आप जब यहाँ आएंगे तो डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। हमने आपका नंबर खोज कर आपको फ़ोन किया है क्योंकि आप घर वाले हैं। प्लीज़ आप जल्द से जल्द आ जाइए, आपकी बेटी को एडमिट कराया गया है। इस पर पीड़िता की माँ पूछती हैं कि क्या उसे बुखार आ गया है। महिला कहती है आप बस जल्दी आ जाइए। पिता उस महिला से फिर पूछते हैं क्या उसकी हालत सीरियस है। महिला से जवाब मिलता है हाँ, उसकी हालत बहुत सीरियस है, आप जल्दी आ जाइए। दूसरा फ़ोन कॉल पहले फ़ोन कॉल के कटने के 5 मिनट बाद आता है और ये कॉल करीब 46 सेकंड तक चलता है। वही महिला पहले से ज़्यादा घबराई हुई आवाज़ में कहती है कि आपकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आ जाइए। पीड़िता के पिता घबराए हुए सवाल करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। महिला कहती है डॉक्टर्स आपको बताएंगे, आप जल्दी आ जाइए। पिता पूछते हैं कौन बोल रहा है। महिला जवाब देती है मैं डॉक्टर नहीं हूँ,
मैं असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हूँ। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই আমি ঘরে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো। पिता হ্যাঁ, কি पूछते हैं कि हाँ, क्या कोई আমি डॉक्टर मौजूद है जो मेरे सवालों का जवाब दे पाए, लेकिन महिला कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इसके बाद परिवार के पास तीसरा कॉल आता है। 28 सेकंड तक बातचीत चलती है। इस फोन कॉल में महिला कहती है कि आपकी बेटी ने शायद सुसाइड कर लिया है, उसकी मौत हो गई है, पुलिस यहाँ आ चुकी है, हम हॉस्पिटल में हैं, सभी के सामने आपको ये कॉल की जा रही है, जल्दी आ जाइए। উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। लाश की हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि पीड़िता ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। फिर भी ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को पहले बताया गया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, फिर बताया गया कि उसने सुसाइड कर लिया है। पीड़िता के माता पिता दोपहर के करीब 1 बजे आरजीकर अस्पताल पहुंच गए। उनका घर आरजीकर मेडिकल कॉलेज से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर था। हॉस्पिटल तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा। कोलकाता पुलिस का कहना था कि पीड़िता के माता पिता को उनके आने के 10 मिनट बाद ही सेमिनार रूम में ले जाया गया। पर वहीं पीड़िता के माता पिता ने कहा कि अस्पताल पहुंचने के बाद वो अपनी मृत बेटी का चेहरा देखने के लिए तरस गए, पर उन्हें अपनी ही बेटी का चेहरा देखने नहीं दिया गया। बेटी को देखने के लिए परिवार को 3 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ा। पीड़िता की मां का कहना था कि मैं उनके पैरों पर गिर गई और उनसे विनती करने लगी कि वो मुझे मेरी बेटी को देखने दें। दोपहर के 3 बजे परिवार को बेटी की लाश दिखाई गई। मां ने कहा कि उनकी बेटी की जो हालत थी उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसका मर्डर किया गया है। बच्ची के शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था, हाथ टूटे हुए थे, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या सेमिनार हॉल में नहीं की गई, बल्कि उसे मारने के बाद लाश यहां लाकर रख दी गई। पिता ने एनडीटीवी से बताया कि केवल मैं ही जानता हूं कि जब मैंने उसे देखा तो मेरे ऊपर क्या गुजरी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, वो केवल एक चादर में लिपटी हुई थी। उसके पैर अलग अलग थे और उसका एक हाथ उसके सिर पर था। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने सब कुछ खो दिया है, वो बस अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते हैं। उनका कहना था कि ये हो सकता है कि इस अपराध में 1 से ज़्यादा लोग शामिल हों। कुछ न्यूज़ चैनलों में ये बात कही गई कि जूनियर डॉक्टरों ने शुरुआत में जब पीड़िता की लाश देखी थी तब पीड़िता की लाश नीले रंग के चादर से ढकी हुई थी। वहीं जब पीड़िता के माता पिता ने घंटों बाद बेटी की लाश देखी तब उन्होंने देखा कि चादर हरे रंग की थी, यानी जांच के दौरान चादर बदल दी गई थी। इधर इस बीच फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और कोलकाता पुलिस के कई सीनियर अधिकारी क्राइम सीन पर पहुंच गए थे। फॉरेंसिक टीम सेमिनार हॉल और क्राइम सीन की जांच कर रही थी। क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लिए जा रहे थे। अब यहाँ पुलिस का कहना है कि 1:45 पर पीड़िता का मेडिकल सर्टिफिकेट और मृत्यु प्रमाण पत्र उसके परिवार को सौंप दिया गया और अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया गया। पर यहाँ एक झोल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। आगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। शाम 5:30 बजे लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शाम 6:10 से 7:10 तक न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम पूरा हो गया। पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। पोस्टमार्टम के समय ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता और उसके कलीग्स भी वहां मौजूद थे। पोस्टमार्टम के बाद लाश परिवार को सौंप दिया गया। 8:15 बजे पीड़िता की लाश को शमशान घाट ले जाया गया। पुलिस पर आरोप लगे कि उन्होंने पीड़िता का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया। पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद रात 11:45 पर पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर रेप मर्डर के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। पता चला कि सेमिनार हॉल में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। इसके बाद पुलिस ने उन सीसीटीवी कैमरों पर ध्यान दिया जो सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले रास्तों में लगे थे। उन सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल के कॉरिडोर में आते जाते दिखे। उन फुटेज में एक ऐसा आदमी दिखा जिसे पुलिस पहचानती थी। उस आदमी का नाम संजय रॉय था। संजय रॉय सिविक वॉलंटियर था जिसका काम कोलकाता पुलिस की मदद करना था। ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में अवैध पार्किंग को रोकने और ट्रैफिक संभालने जैसे कामों में पुलिस की मदद के लिए सिविक वॉलंटियर का पद बनाया है। इनकी नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर होता है। संजय रॉय 2019 में कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप में एक सिविक वॉलंटियर के रूप में शामिल हुआ था। फिर अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके वो कोलकाता पुलिस के वेलफेयर सेल में शिफ्ट हो गया।
कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन के बैरक में रहने के लिए उसने अपने इन्हीं जान पहचान का इस्तेमाल किया। फिर यहीं से उसने आरजीकर अस्पताल में अपनी नियुक्ति करवा ली। कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को एक बाइक भी दी थी जिस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। उसे हर रोज 5 लीटर फ्यूल भी दिया जाता था। जांच में पता चला कि वो बाइक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनूप दत्ता ने संजय रॉय को दिलवाई थी। बताया जा रहा है कि संजय और अनूप दत्ता करीबी दोस्त हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अनूप दत्ता का कई राजनेताओं से अच्छे संबंध हैं। प्रिंसिपल संदीप घोष की भी इस एएसआई अनूप दत्ता से अच्छी जान पहचान है। संजय रॉय का काम होता था पुलिस के लिए मरीजों को, एक्सीडेंट में घायल लोगों को आरजीकर हॉस्पिटल में एडमिट कराना, उनकी देखभाल करना और भी इसी तरह के काम करना। संजय रॉय का आरजीकर हॉस्पिटल में अक्सर बेरोक-टोक आना जाना होता था। हॉस्पिटल के अधिकतर लोग भी उसे पहचानते थे। जांच में पता चला कि संजय 8 अगस्त की रात 11 बजे आरजीकर हॉस्पिटल में अपने एक सिविक वॉलंटियर दोस्त सौरभ के भाई का एक्सरे कराने के लिए गया था। सौरभ का भाई आरजीकर में ही एडमिट था। एक्सरे कराने के कुछ देर बाद संजय और सौरभ हॉस्पिटल के बिल्डिंग से बाहर निकल गए। दोनों ने हॉस्पिटल से करीब 1 किलोमीटर दूर 5 पॉइंट नाम की जगह से शराब खरीदी। उसी दौरान उन्होंने तय किया कि दोनों रेड लाइट एरिया जाएंगे। 8 अगस्त की आधी रात के बाद संजय रॉय अपने सिविक वॉलंटियर दोस्त सौरभ के साथ रेड लाइट एरिया सोनागाछी गया। संजय और उसके दोस्त सौरभ ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। सौरभ प्रोस्टिट्यूट के घर में घुस गया, पर पैसों की वजह से संजय बाहर ही खड़ा रहा। इसके बाद दोनों रात करीब 2 बजे चेतला के रेड लाइट एरिया में गए, पर वहाँ भी संजय ने कुछ नहीं किया। हाँ, संजय ने नशे की हालत में रास्ते में एक महिला के साथ छेड़खानी की। उसने चेतला में सड़क पर खड़े होकर अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात की और उससे न्यूड तस्वीरें मंगवाईं। इन सब के बाद संजय का दोस्त सौरभ अपने घर चला गया। इधर संजय आरजीकर हॉस्पिटल चला गया, जहां करीब 3:50 पर वो आरजीकर हॉस्पिटल के ट्रामा यूनिट के आसपास घूमते हुए देखा गया। फिर वो सुबह करीब 4:03 पर सेमिनार हॉल की तरफ चला गया। सेमिनार हॉल के अंदर जाते समय संजय के गर्दन में ब्लूटूथ ईयरफोन लटका था और एक हाथ में उसने बाइक का हेलमेट पकड़ रखा था। संजय ने सेमिनार हॉल में पीड़िता को गहरी नींद में सोते हुए देखा। इसके बाद वो सो रही पीड़िता के ऊपर झपट पड़ा। संजय ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जब पीड़िता ने विरोध करने की कोशिश की तब संजय ने ट्रेनी डॉक्टर का गला घोंट दिया। सुबह 4:32 पर संजय सेमिनार हॉल से बाहर निकल गया। बाहर निकलते समय उसके गर्दन में लटका ब्लूटूथ ईयरफोन गायब था। सुबह 4:37 पर संजय रॉय बाइक से हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो अपने पुलिस बैरक में जाकर सो गया। इस बैरक में संजय की रहने की व्यवस्था भी अनूप दत्ता ने ही की थी। 10 अगस्त को जब संजय नींद से जागा तो उसने फिर से शराब पी और सो गया। संजय जब दोबारा जागा तो उसके पास सौरभ का लंच के लिए फोन आया। सौरभ ने संजय से बताया कि आरजीकर हॉस्पिटल में एक घटना हुई है, उसी के सिलसिले में पुलिस उसे ढूंढ रही है। इस पर संजय ने उससे कहा कि मैं देख लूंगा। संजय सौरभ के यहाँ लंच के लिए नहीं गया, बल्कि उसने शराब पी और बैरक में जाकर सो गया। संजय को ढूंढ रही पुलिस ने उसे बैरक में नशे की हालत में पकड़ा। पुलिस ने संजय से हॉस्पिटल में घटी घटना के बारे में पूछा। संजय ने बताया कि उसे घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। पुलिस को पीड़िता की लाश के पास से एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। पुलिस ने उस ईयरफोन को पीड़िता के फोन से कनेक्ट कराना चाहा था, पर वो कनेक्ट नहीं हो पाया था। साफ था कि वो ब्लूटूथ ईयरफोन किसी और का था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय के गर्दन में लटका ब्लूटूथ ईयरफोन दिख चुका था, जो कि सेमिनार हॉल से बाहर निकलते समय संजय के गर्दन में नहीं था। पुलिस ने संजय रॉय के फोन से ईयरफोन को कनेक्ट कराने की कोशिश की। वो ब्लूटूथ ईयरफोन संजय के मोबाइल से अपने आप कनेक्ट हो गया। इसके बाद पुलिस ने जब संजय रॉय पर सख्ती दिखाई तब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। जब संजय रॉय पकड़ा गया तब उसने पुलिस से कहा कि मैंने अपराध किया है, मुझे फांसी दे दो। पुलिस का कहना था कि अपराध करने के बाद संजय सुबह देर तक सोता रहा। जब वो जागा तब उसने सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कपड़े धो लिए, पर उसने एक गलती कर दी। पुलिस को तलाशी के दौरान खून के धब्बों से भरे उसके जूते मिल गए। कहा गया कि जांच के दौरान पुलिस को संजय रॉय के मोबाइल फोन से कई हिंसक अश्लील वीडियो मिले। जांचकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह की पोर्नोग्राफिक मटेरियल वो देख रहा था वो वैसी नहीं थी जिसे लोग आमतौर पर देखते हैं। ये बता रहा था कि संजय रॉय या तो मानसिक रूप से बीमार आदमी था या वो विकृत आदमी था। संजय रॉय की इन्हीं हरकतों के कारण उसकी 3 पत्नियां उसे छोड़कर चली गई थीं। उसने फिर चौथी शादी की।
जिसकी पिछले साल कैंसर से मौत हो गई थी। संजय रॉय की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसकी लाइफ बर्बाद होने से बच गई। सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को 8 अगस्त को सुबह 11 बजे के आसपास चेस्ट डिपार्टमेंट वार्ड के पास देखा गया था। उस समय पीड़िता 4 जूनियर डॉक्टरों के साथ वार्ड में ही थी। वार्ड से बाहर जाने से पहले संजय रॉय कुछ देर तक पीड़िता को घूरते हुए दिखा था। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की असली कहानी तब सामने आई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। उसके शरीर पर 25 चोटें थीं, जिनमें से 16 बाहरी चोटें थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता की मौत 9 अगस्त को सुबह 3 से 5 बजे के बीच दर्ज की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि पीड़िता की चीख दबाने के लिए आरोपी ने उसके मुंह, गले और नाक को लगातार दबाया था। उसके सिर को दीवार से सटा दिया था। पीड़िता के मुंह और दोनों आंखों से खून बह रहा था। चश्मे की कांच उसकी आंखों में धंस गए थे। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। होठों, नाखूनों, गर्दन और गले पर जख्म के निशान थे। पेट, दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली, बाएं पैर और एड़ी में चोट लगी थी। पीड़िता के बाएं गाल पर काटने और खरोंच के निशान थे जो गर्दन तक फैले हुए थे। ये खरोंच आरोपी के नाखूनों के कारण थे। यह निशान इस बात के सबूत थे कि पीड़िता ने अपने बचाव के लिए संजय से लड़ने की पुरजोर कोशिश की थी। अपने आप को बचाने की लड़ाई में ही पीड़िता ने भी आरोपी संजय रॉय के हाथों और जांघों पर गहरी चोटें और खरोंचें दी थीं। पहले कहा गया था कि पीड़िता का पेल्विक गर्डल और कॉलर बोन टूटा हुआ था, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा कोई फ्रैक्चर नहीं था। पीड़िता की कोई हड्डी नहीं टूटी थी। रिपोर्ट में जबरदस्ती पेनिट्रेशन के सबूत मिले, जिससे पता चला कि पीड़िता का बलात्कार हुआ था और उसकी मौत गला घोंटने से हुई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट में लगी सभी चोटें उसकी मौत से पहले की थीं, यानी पीड़िता के साथ पहले रेप हुआ था, फिर उसकी हत्या की गई थी। इसी बीच इंडिया टुडे से बातचीत में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने कहा कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है। रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट से निकले 150 ग्राम फ्लूइड की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा मात्रा का सीमेन एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। इससे कई लोगों की संलिप्तता का पता चलता है, यानी पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ हो सकता है। It is mentioned in the postmortem report. They collected 150 grams of white, thick, viscid fluid, and that is supposed to be semen. That will be proved in the laboratory itself. तो इतना ज्यादा अमाउंट का जो सीमेन अगर ये करेक्ट होगा, then there are two possibilities. One possibility that maybe 15.1 gram or something they have misprinted it. If it is even so, तब भी ये तो बोलना चाहिए कि एक आदमी का काम नहीं है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में फॉरेंसिक मेडिसिन के एक प्रोफेसर ने बताया कि रिपोर्ट में बताया गया 151 ग्राम वजन गर्भाशय का है, ना कि फ्लूइड यानी सीमेन का है। आपको पता ही होगा कि इस मामले में 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में 151 मिलीग्राम सीमेन की थ्योरी को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान एक वकील ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 151 ग्राम सीमेन की बात कही गई है, ये ml में है। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, इसमें भ्रमित ना हो, अदालत में दलीलें देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें। हमारे पास अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और हम जानते हैं कि 151 मिलीग्राम का क्या मतलब है। अब पीड़िता के साथ रेप हुआ था या गैंगरेप हुआ था, इसकी जानकारी फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही पता चल पाएगी। कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय का ब्लड सैंपल पीड़िता के नमूनों के साथ 10 अगस्त को ही CFSL कोलकाता को भेज दिए थे। पीड़िता के नाखूनों से स्किन और ब्लड को निकाला गया था। इन नमूनों को संजय रॉय के शरीर पर दिए खरोंचों से मैच कराया गया। संजय के शरीर पर खरोंच के निशान पीड़िता के नाखूनों से लिए गए स्किन और ब्लड के नमूनों से मैच कर गए। इधर कोलकाता पुलिस की जांच पर कई सवाल उठ रहे थे। आरोप लग रहे थे कि राज्य प्रशासन और पुलिस किसी को बचाने में लगी है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया था कि उन्हें बेटी की लाश देखने के लिए 3 घंटे का इंतजार करवाया गया। कहा गया कि क्राइम सीन को रात 11 बजे तक सील नहीं किया गया था और इस मामले में FIR दाह संस्कार के बाद 9 अगस्त की रात 11:45 पर दर्ज की गई थी।
जिस झोल की बात मैंने की थी कि आपको आगे बताऊंगा, वो झोल कोलकाता पुलिस के दावे का था। कोलकाता पुलिस की टाइमलाइन के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने 9 अगस्त की दोपहर को 1:45 पर अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ममता सरकार के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कई सवाल जवाब किए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि लाश मिलने के लगभग 14 घंटे बाद पोस्टमार्टम होने के बाद एफआईआर दर्ज करने का क्या कारण है। अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ। जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि पोस्टमार्टम किस समय किया गया। कपिल सिब्बल ने कहा कि शाम 6:10 से 7:10 के बीच। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जब आप शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे तो क्या ये अननेचुरल डेथ का मामला था या नहीं। अगर ये अननेचुरल डेथ नहीं थी तो पोस्टमार्टम की क्या जरूरत थी। जब आप पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं तो ये अननेचुरल डेथ का मामला है। अननेचुरल डेथ का मामला 9 अगस्त की रात 11:30 पर दर्ज किया गया और एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज की गई। क्या ये रिकॉर्ड सही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अननेचुरल डेथ दोपहर 1:45 पर दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इन दोनों रिपोर्टों को कैसे मिला सकते हैं, ये बहुत आश्चर्यजनक है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। ये केस चौंकाने वाला है और 30 साल के करियर में मैंने ऐसा लापरवाही भरा मामला नहीं देखा है। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे देश भर में आक्रोश फैला हुआ था। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न ने पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद से ही काम बंद कर दिया था और वो पीड़िता के लिए न्याय, निष्पक्ष सीबीआई जांच और अस्पताल के सभी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग कर रहे थे। जल्द ही इस घटना को लेकर देश भर के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, फिर हड़ताल पर चले गए। इसी बीच 12 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने भारी विरोध के चलते इस्तीफा दे दिया। ये वही संदीप घोष थे जिनके इशारों पर पीड़ित डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले को आत्महत्या का मामला बनाने की कोशिश की गई थी। इन्हीं के इशारों पर क्राइम सीन के बगल में तोड़फोड़ और रेनोवेशन का काम चालू किया गया था। संदीप घोष पर पीड़िता की पहचान उजागर करने का भी आरोप लगा था। संदीप घोष ने घटना को लेकर कहा था कि लड़की का रात में अकेले सेमिनार हॉल में जाना गैर जिम्मेदाराना था। अब आप इस आदमी की सोच देखिए। यह आदमी आरजीकर हॉस्पिटल का प्रिंसिपल था। संदीप घोष ने कहा कि सोशल मीडिया पर उन्हें डिफेम किया जा रहा था। पीड़ित डॉक्टर उनकी बेटी की तरह थी। वो एक अभिभावक के नाते इस्तीफा दे रहे हैं। कारण है मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में। मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मेंटली मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर। लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस्ट डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल, दैट्स व्हाई आई हैव रिजाइन्ड। इस आदमी का प्रभाव देखिए। इस्तीफे की घोषणा करने के बाद कुछ ही घंटों के भीतर राज्य सरकार ने संदीप घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में इसे फिर से नियुक्त कर दिया, जिस पर इतने बड़े इल्जाम लग रहे हों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना था कि संदीप घोष ने हमें बताया कि उनके घर पर बच्चे हैं और इस घटना के लिए उनकी कड़ी आलोचना की जा रही है। इसीलिए हमने उनसे कहा कि उन्हें अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काम नहीं करना है और हमने उनका तबादला कहीं और कर दिया है। संदीप घोष की इस नियुक्ति के बाद डॉक्टरों और लोगों में और आक्रोश फैल गया। इस पूरे मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका बहुत संदिग्ध रही। संदीप घोष ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ही पढ़ाई की थी। साल 2021 में वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर संदीप घोष के पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से करीबी संबंध हैं। एनडीटीवी के मुताबिक साल 2023 में आरजीकर के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अख्तर अली ने राज्य सतर्कता आयोग में संदीप घोष के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें संदीप घोष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। शिकायत में डॉक्टर संदीप घोष पर सरकारी धन की बर्बादी, वित्तीय नियमों की अनदेखी, विक्रेताओं को चुनने में भाई भतीजावाद और उनसे रिश्वत लेने और संविदा कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताएं करने का आरोप लगाया गया था। डॉक्टर अख्तर अली ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने पहले भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी,
लेकिन पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुदीप्त रॉय ने उन्हें बर्खास्त करने की धमकी दी थी। डॉक्टर अख्तर अली ने संदीप घोष के बारे में कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में उनसे बुरा आदमी नहीं देखा, वो माफिया राजा की तरह हैं। उनकी निजी सुरक्षा के लिए 20 लोग और 4 बाउंसर हुआ करते थे। मैंने कभी किसी प्रिंसिपल का इतना प्रभाव नहीं देखा। डॉक्टर अख्तर अली का कहना था कि संदीप घोष लावारिस लाशों का कारोबार करते थे। संदीप घोष ने अस्पताल से संबंधित टेंडरों पर कमीशन लिया, जो केवल डॉक्टर घोष के 2 करीबी सहयोगियों को मिला। संदीप घोष छात्रावास आवंटन, स्टाफ चयन आयोग के लिए पैसे लेते थे। मूल रूप से आरजीकर में होने वाले किसी भी काम जैसे पोस्टिंग, ट्रांसफर या हाउस स्टाफशिप के लिए वो हर चीज के लिए पैसे लेते थे। संदीप घोष के खिलाफ लगे आरोपों में घरेलू दुर्व्यवहार भी शामिल है। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। संदीप घोष के पड़ोसी रह चुके लोगों ने दावा किया कि संदीप घोष ने अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह पीटा था कि उनके सिजेरियन टाके फट गए थे और खून बहने लगा था। इस मारपीट के 14 दिन पहले ही संदीप घोष की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। पीड़िता के माता पिता ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि जांच अदालत की निगरानी में हो। हाईकोर्ट इसी याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कई याचिकाएं सीबीआई जांच के लिए भी दायर की गई थीं। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 13 अगस्त को मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वो केस डायरी सीबीआई को सौंप दें और 14 अगस्त के सुबह 10 बजे तक और जितने भी दस्तावेज हैं सीबीआई के हवाले कर दें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदीप घोष की तत्काल नियुक्ति के लिए भी टीएमसी सरकार को कड़ी फटकार लगाई और उन्हें अगले निर्देश तक छुट्टी पर जाने को कह दिया। इसी बीच 14-15 अगस्त की दरमियानी रात 12:30 बजे के करीब जहां डॉक्टर्स और छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां हजारों की संख्या में कुछ लोग आए और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुस गए। वहां मौजूद करीब 50 पुलिस वाले इस हिंसक भीड़ को रोकने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के भेष में करीब 40 लोग लाठी, ईंट और रॉड लेकर आए और इमरजेंसी वार्ड, मेडिसिन स्टोर, नर्सिंग स्टेशन और ओपीडी विभाग के एक हिस्से में तोड़फोड़ की। इन उपद्रवियों ने कई सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए, पुलिस की गाड़ी को पलट दिया और कई दोपहिया गाड़ियों को भी तोड़ दिया। कहा गया कि ये उपद्रवी लोग इमरजेंसी वार्ड के 3रे मंजिल पर जाना चाह रहे थे, जहां सेमिनार हॉल था। उनकी मंशा क्राइम सीन से सबूतों को मिटाने का था। वहीं ममता बनर्जी ने इस तोड़फोड़ के लिए राज्य के विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों में भाजपा और वाम दलों के कार्यकर्ता घुस गए थे। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। फिलहाल सीबीआई संदीप से लगातार 14 दिनों में 140 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है, पर सीबीआई उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। सीबीआई ने उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं का मामला भी दर्ज किया है। पहले इसकी जांच पश्चिम बंगाल सरकार की बनाई एसआईटी कर रही थी, पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को दे दी गई थी। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई दिल्ली एम्स के एक्सपर्ट्स की मदद ले रही थी। हालांकि सीबीआई के पास डीएनए की रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी, पर फाइनल ओपिनियन के लिए डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट को एम्स भेजा गया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म और उसकी हत्या में केवल संजय रॉय ही शामिल था या इसमें और लोग भी शामिल थे। इससे ये साफ हो जाता कि पीड़िता से रेप हुआ था
या फिर उसके साथ गैंगरेप हुआ था। एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट की बहुत बारीकी से स्टडी कर चुका है। कहा जा रहा है कि पीड़िता और संजय रॉय का डीएनए मैच हो गया है, यानी कोलकाता रेप और हत्या मामले में संजय रॉय ही इकलौता अपराधी है। संजय रॉय, संदीप घोष, अनूप दत्ता और घटना की रात ड्यूटी पर मौजूद 4 डॉक्टरों समेत 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और एक सिविल वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। घटना वाली रात अर्का और सौमित्र ने पीड़िता के साथ डिनर किया था और सेमिनार हॉल में ओलंपिक देखा था। अर्का और सौमित्र दोनों के फिंगरप्रिंट सेमिनार हॉल में पाए गए थे। इनके अलावा घटना वाली रात सेमिनार हॉल के पास मौजूद एक हाउस स्टाफ गुलाम और एक इंटर्न शुभदीप का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। 9-10 अगस्त की दरमियानी रात ही 2:45 पर हॉस्पिटल का हाउस स्टाफ गुलाम फर्स्ट फ्लोर से 3rd फ्लोर पर किसी टेस्ट के लिए गया था। टेस्ट हो जाने के बाद 3:30 से 3:45 के बीच वो फर्स्ट फ्लोर पर वापस लौट गया था। इंटर्न शुभदीप 3rd फ्लोर पर ही एक दूसरे कमरे में था। उस कमरे में एसी नहीं था। सेमिनार रूम, स्लीप रूम और इंटर्न रूम तीनों 3rd फ्लोर पर आसपास ही हैं। सीसीटीवी कैमरे में इन सभी की गतिविधियां कैद हुई थीं। सवाल ये था कि सेमिनार हॉल के पास होने के बावजूद भी इन्हें पीड़िता की चीखने की आवाज़ें क्यों नहीं सुनाई दीं। हालांकि बताया गया कि सेमिनार रूम साउंड प्रूफ था, जिससे उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में किया गया, जहां वो बंद है। पुलिस के सामने संजय ने पीड़िता से रेप और हत्या की बात कबूल कर ली थी, पर वहीं वो पॉलीग्राफ टेस्ट में अपने बयान से पलट गया। संजय ने कहा कि जब वो सेमिनार हॉल में गया तब वहां उसने ट्रेनी डॉक्टर की लाश देखी, जिससे घबराकर वो हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। संजय की वकील कविता सरकार का कहना है कि संजय के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है कि गुनाह उसी ने किया है। सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह साबित नहीं होता है कि संजय गुनहगार है। कविता कहती हैं कि संजय रॉय कुछ तो छिपा रहा है। संजय की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। वह हॉस्पिटल में सबको जानता था। वहां काम करने वाला हर आदमी उसे पहचानता था। पर अब संजय इन बातों को नकार रहा है। अब संजय कह रहा है कि उसे पता नहीं कि हादसे के वक्त वहां मौजूद डॉक्टर्स कौन थे और वहां क्या क्या हो रहा था। खैर, सीबीआई अभी जांच कर रही है। आगे देखते हैं इस मामले में क्या होता है। नवंबर 2023 में वाराणसी में आईआईटी बीएचयू परिसर में बीटेक छात्रा से गैंगरेप हुआ था। इस गैंगरेप के 7 महीने बाद 3 आरोपियों में से 2 आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। तीनों आरोपी भाजपा आईटी सेल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। रिहा होने के बाद इनका घर पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस गैंगरेप के विरोध में भी कैंपस में प्रदर्शन चला था। अब नतीजा आपके सामने है। अभी हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिससे ये पता चला है कि हमारे 151 मौजूदा विधायकों और सांसदों के खिलाफ महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। इनमें से 2 सांसद और 14 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ बलात्कार के मामले हैं। अब जब हमारे कानून बनाने वाले राजनेता ही ऐसे हैं, तो फिर कोई इंसाफ की उम्मीद कैसे कर सकता है। फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पीड़िता को न्याय ज़रूर मिलेगा। आप सब अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।